Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, I am here to assist you for the UPSC preparation. Whatever I am providing here, that is the precise study for the UPSC and all the state PCS examination. Friends, do not worry about the preparation because whatever I am providing here, that is the data from the prominent institution. I am providing all the data within the free amount here. Come along with me and reach up to the zenith of your career. Okay friends, let's get started. Today questions. Today I will talk about the 27th video of the UPSC preliminary mock test series. स्टार्ट करते हैं. ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी. इन द कंटेक्स्ट ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, consider the following statement. The first statement is, the act centralized the efforts for the conservation of the biodiversity in the nation. Second one is, it fulfills the objective enshrined under the United Nations Convention on Biological Diversity. And the third one is, it has established the National Biodiversity Authority for implementation its provision. Which of the above given statements are correct? आप अपना आंसर मार्क कीजिए. अगर साथ ही साथ अटैम्प्ट करते रहोगे तो आपको एग्जामिनेशन में कोई इशू आने वाला नहीं है. ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन बी है. फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 है, मैंडेट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट थ्रू डिसेंट्रलाइजिंग. तो डिसेंट्रलाइज करेगा ये, नोट सेंट्रलाइज करेगा, मतलब पावर सबके पास रहेगी. सिस्टम विच द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी फोकसिंग ऑन द एडवाइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर्स रिलेटिंग ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. मतलब बायोडाइवर्सिटी के लिए, कंजर्वेशन के लिए सजेस्ट करेगा, एडवाइस करेगा. ये ना बायोडाइवर्सिटी एक्ट है. सस्टेनेबल यूज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट, मतलब लंबे टाइम तक अपने हम हेयर्स को भी दे के जाएँ और अपने बच्चों को भी दे के जाएँ जो हमें मिला अपने पूर्वजों से. एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज while state biodiversity boards grant approval for commercial utilization of the biodiversity. Biodiversity management committee at local level are responsible for promoting conservation, sustainable use and documentation of the biological diversity. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. द बायोलॉजिकल एक्ट फुलफिल्स, बायोडाइवर्सिटी एक्ट है जो फुलफिल करता है ऑब्जेक्टिव एनश्राइंड अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट, इक्विटेबल शेयरिंग्स ऑफ द बेनिफिट अराइजिंग आउट द यूटिलाइजेशन ऑफ द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज. तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट क्या करता है? फुलफिल करता है ऑब्जेक्टिव एनश्राइंड अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे. कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी या सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट एंड इक्विटेबल शेयरिंग्स ऑफ द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज. सेम बात है कि जो भी फ़ायदा हो रहा है तो सबको बराबर होना चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए. और थर्ड है स्टेटमेंट करेक्ट. द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2003 अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 इम्प्लीमेंट्स इट्स प्रोविजन. तो 2003 में अथॉरिटी बनाई गई थी, बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Which of the followings could be the possible application of the Earth observation satellite? Earth observation satellite की possibility क्या हो सकती है, application कहाँ हो सकती हैं? फर्स्ट है seasonal snow melt run off can be forecasted. जो सीजन पे मान लो गर्मी के मौसम में बर्फ पिघलती है उसको फोरकास्ट किया जा सकता है क्या? सेकेंड वन इज एन ओशियन प्राइमरी प्रोडक्शन कैन बी मैप्ड. ओशियन का प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है? मैप किया जा सकता है, उसको मापा जा सकता है. The extent of the desertification can be monitored. Fourth one is potential renewable energy location can be located. कहाँ पे एनर्जी रिसोर्सेज है लोकेट किया जा सकता है. कौन सा आंसर करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट एंड फोर्थ, बी है फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सी है सेकेंड एंड थर्ड, डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ. इसका सॉल्यूशन डी है. स्टेटमेंट 1 2 3 4 आर करेक्ट. The data from the
Earth observation satellite is used for several applications in the fields like agriculture, water resources, urban planning and rural development. Mineral prospecting, जहाँ पे minerals हैं, environment, forestry and ocean resources, disaster management. Some examples are the seasonal snow melt runoff, mapping of ocean productivity, desertification mapping, as well as locating potential renewable energy location. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Which of the followings are included in the revenue receipt of the government of India? First, dividends from the RBI. Second, revenue from auctioning of the spectrum. Third, the amount raised through the treasury bills. Fourth, wage and mean advance. Select the correct answer using the codes given below. ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड फोर्थ, सी है फर्स्ट थर्ड फोर्थ और डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. इसका सॉल्यूशन ए है डिविडेंड्स फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, डिविडेंड सरप्लस ऑफ द आरबीआई, nationalized banks and financial institution as a part of the non-tax revenue receipt of the United Nations budget. जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, मान लो आपकी HAL है या भारत पेट्रोलियम लिमिटेड है, कोई भी जो PSU हैं, उनके डिविडेंड्स या सरप्लस जो एक्स्ट्रा पैसा रह जाता है उनके पास, सरप्लस है ऑफ द RBI ऑफ इंडिया, नेशनलाइज्ड बैंक हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आर ए पार्ट ऑफ द नॉन टैक्स रेवेन्यू. मतलब रेवेन्यू तो गवर्नमेंट का इकट्ठा होता है पर नॉन टैक्स है, टैक्स से नहीं होता, यूनियन बजट के हैं. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. रिसीव्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट लाइक द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, कम्युनिकेशन विच इंक्लूड्स रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द ऑक्शनिंग ऑफ द स्पेक्ट्रम, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट कम्स अंडर द नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीव्ड्स ऑफ द यूनियन बजट. ये भी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीव्ड्स हैं. थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. जो टी बिल हैं, ट्रेजरी बिल्स, आर सिक्योरिटी इशूड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, दे आर ऑफ शॉर्ट टर्म नेचर. मतलब शॉर्ट टर्म 1 साल से नीचे होती हैं टी बॉन्ड्स, फिर नहीं तो 1 साल से ज़्यादा को डेटेड सिक्योरिटी बोलते हैं. आर इशूड एट ए डिस्काउंट रेट, मतलब इशू किया जाता है डिस्काउंट रेट पे. क्या होता है डेटेड सिक्योरिटी में कि मान लो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है तो वो RBI को ये अपने सिक्योरिटी देते हैं, गवर्नमेंट जी सिक्योरिटी, तो उसके थ्रू गवर्नमेंट पैसा लेती है और मार्केट में अपनी जी सिक्योरिटी बोल देते हैं, और 1 साल से कम वाले को ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं. दे फॉर्म ए पार्ट ऑफ द डेप्ट कैपिटल रिफ्ट, मतलब गवर्नमेंट के पास कर्जा है ये, क्योंकि गवर्नमेंट को बाद में पे करना है. डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट नॉट रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द यूनियन बजट. फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है. वेज एंड मीन्स एडवांस आर द टेम्पररी लोन फैसिलिटी. जो वेज एंड मीन्स एडवांस एंड लोन फैसिलिटी हैं प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द RBI. द इंटरेस्ट रेट ऑफ वेज एंड मीन्स एडवांस इज द रेपो रेट. रेपो रेट मतलब जिस रेट पे RBI पैसा देता है बैंक्स को. इट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द बजट कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द यूनियन बजट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. मतलब इसमें बस क्वेश्चन में यही था कि नॉन रेवेन्यू टैक्स रिसिप्ट्स कौन सी हैं, डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स कौन से हैं. मान लो जो सरकार पे कर्जा पड़ रहा है जिनसे, वो डेप्ट रिसिप्ट है, और नॉन रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट जिस पे जो डायरेक्ट पैसा आ रहा है उसको कोई लेन देन लायबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की. नेक्स्ट क्वेश्चन है. विद रेफरेंस टू द यूरेनियम कंटामिनेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट. जो ग्राउंड वाटर यूरेनियम के द्वारा स्पॉइल हो रहा है उसके बारे में स्टेटमेंट है. फर्स्ट है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू इट मे कॉज कैंसर इन ह्यूमन्स. अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर रहेगा तो कैंसर हो सकती है. सेकेंड है नो सच कंटामिनेशन इज विटनेस इन एनी इंडियन स्टेट टिल नाउ. कहीं भी यूरेनियम नहीं निकला है पानी में. थर्ड वन है ओवर यूज ऑफ द ग्राउंड वाटर विल एनहांस द कंटामिनेशन प्रोसेस. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है थर्ड ओनली और डी है फर्स्ट एंड थर्ड. तो इसका आंसर डी है. द मोर रेडियो एक्टिव एन एलिमेंट इज द मोर लाइकली इज टू कोज द कैंसर. जहाँ रेडियो एक्टिव ज़्यादा रहेगा तो उससे कैंसर हो जाएगी. द चांस ऑफ द गेटिंग कैंसर फ्रॉम द यूरेनियम इज ग्रेटर. सब स्टडीज हैव रिपोर्टेड लंग कैंसर एंड द अदर कैंसर डायग्नोसिस इन लेबर वर्किंग इन द यूरेनियम माइंस. सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. साइंटिस्ट फ्रॉम द ड्यूक यूनिवर्सिटी हैव फाउंड वाइड स्प्रेड यूरेनियम कंटामिनेशन इन ग्राउंड वाटर इन एक्वीफायर अक्रॉस 16 स्टेट्स इन इंडिया. एक्वीफायर्स में 16 स्टेट में मिला है यूरेनियम. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. द स्टडी फ्रॉम द ड्यूक यूनिवर्सिटी आल्सो सजेस्ट दैट कंट्रीब्यूशन ऑफ द
Human factors such as groundwater depletion and nitrate pollution may be aggravating the already present natural uranium contamination to the dangerous level. मान लो ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं, डिप्लीशन हो रहा है, पानी ख़त्म हो रहा है और नाइट्रेट पोल्यूशन हो रहा है, तो इससे यूरेनियम बढ़ सकता है एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोडायनेमिक ट्रैपिंग या सोल्यूबिलिटी ट्रैपिंग एंड मिनरल ट्रैपिंग आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ए है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, बी है डीप सी मिनरल एक्सप्लोरेशन, सी है कोल गैस एक्सप्लोरेशन, डी है बायोडीजल एक्सट्रैक्शन। इसका सॉल्यूशन ए है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज द लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ द कार्बन इन प्लांट्स, soils, geologic formation and the ocean. It occurs both naturally and a result of the anthropogenic activity. In response to the growing concerns about climate change resulting from the increased carbon dioxide, कार्बन डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड concentration in the atmosphere, considerable interest has been drawn from the possibility increase rate of the carbon sequestration through changes in the land use, forestry and also through the geoengineering technologies such as carbon capture and storage. कार्बन जो एमिशन हो रहा है उसको कार्बन को कैप्चर करो या स्टोरेज करो या सिक्वेस्ट्रेशन करो, मान लो पेड़ों के द्वारा यूज हो जाता है तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं, या फॉरेस्ट्री वही जंगल लगा के यूज कर देंगे तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरी: हाइड्रोडायनेमिक ट्रैपिंग, रेसिडुअल ट्रैपिंग, सोल्युबिलिटी ट्रैपिंग एंड मिनरल ट्रैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। With reference to the Rayatwadi settlement, which of the following statements is or are correct? रायतवाड़ी settlement के बारे में फर्स्ट है, it begins during the tenure of the Lord Cornwallis. Second, register agreement called pattas were given to the Ryots that recognize their ownership right. Third one is land allotted to the Ryots was surveyed before taxing. Select the correct answer using codes given below. आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, डी है सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन डी है। अंडर द रायतवाड़ी सिस्टम एवरी रजिस्टर होल्डर ऑफ द लैंड वाज रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोप्रिएटर, मतलब जो भी रजिस्टर होल्डर है जिसका नाम पे रजिस्टर है ज़मीन, तो वो प्रोप्रिएटर उसी की प्रॉपर्टी मानी गई एंड वाज टैक्स डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट, डायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स किया गया जैसे किसान को। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इट वाज डिवाइज्ड बाय द कैप्टन अलेक्जेंडर रीड एंड सर थॉमस मुनरो। तो ये अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा इन्वेंट किया गया रायतवाड़ी सिस्टम ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड कॉर्नवालिस इज एसोसिएटेड विद द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट आपके बिहार उड़ीसा एरिया में था, बंगाल एरिया में, और जो ये है आपका रायतवाड़ी सिस्टम ये आपका साउथ में था। द रजिस्टर्ड एग्रीमेंट्स कॉल्ड पट्टाज वर गिवन टू द राइट्स रिकॉग्नाइज, राइट्स किसान को बोलते थे, दैट रिकॉग्नाइज देयर ओनरशिप राइट। द लैंड्स वर सर्वेव्ड एंड असेस्ड बिफोर बीइंग टैक्स्ड, सर्वे किया गया था टैक्स लगाने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर बेस्ट सूटेड फॉर द ड्राई लैंड फार्मिंग टेक्निक? शुगर केन, रागी, बाजरा, रबर एंड जूट। कौन सा आंसर करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है थर्ड फोर्थ फिफ्थ और डी है सेकंड फोर्थ फिफ्थ। तो इसका सॉल्यूशन बी है। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर रेफर्स टू द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स एंटायरली अंडर नेचुरल रेनफॉल विदाउट इरीगेशन, मतलब बिल्कुल बारिश के पानी में फसल उगानी है, उसको ड्राई लैंड एग्रीकल्चर बोलते हैं। ड्राई लैंड फार्मिंग इज एसोसिएटेड विद द ड्राई लैंड्स areas characterized by the cool wet season followed by the warm dry season. First, fourth, fifth are incorrect. Rubber, sugarcane and jute, all these crops require substantial amount of rainfall. रबर को, सुगर केन को, गन्ने को और जूट को ज़्यादा अमाउंट में पानी चाहिए एंड इरिगेशन चाहिए। जनरल ग्रोस ट्रोपिक ह्यूमिड रीजन्स, जहाँ पे नमी हो वहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया में होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। सेकेंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन द ड्राई फार्मिंग एरियाज आर कोर्स ग्रेन लाइक मेज, मक्का, मिलेट्स, दालें एंड बाजरा, पल्सेस, ग्राउंडनट एंड ऑयल सीड्स एंड फोडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है उनके बारे में स्टेटमेंट है
फर्स्ट है प्रेजेंटली नो जीएम क्रॉप इज़ परमिटेड फॉर द कल्टीवेशन इन इंडिया, मतलब जीएम क्रॉप इंडिया में परमिटेड नहीं है कोई भी फसल अभी तक। सेकंड है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट काउंसिल BIRAC and is the nodal agency for approval of the proposal relating to the release of these crops into the environment. थर्ड है Environment Protection Act 1986 governs the regulatory system for the crops। कौन सा आंसर करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है थर्ड ओनली और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसका सॉल्यूशन सी है। ए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स or transgenic crop is a plant that has a novel combination of the genetic material obtained through the use of the modern biotechnology। First statement incorrect है। The GM cotton is a crop approved from cultivation in India, hence the statement is wrong। GM cotton को यूज किया गया है, ये ब्रिंजल वगैरह जो इनको यूज नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जीएम जेनेटिक इंजीनियरिंग या अप्रेजल कमेटी इज द नोडल एजेंसी फॉर द अप्रूवल ऑफ द प्रपोजल रिलेटिंग टू द रिलीज ऑफ दिस क्रॉप्स इनटू द एनवायरनमेंट। जेनेटिक इंजीनियरिंग या अप्रेजल कमेटी है, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग की आंकने वाली कमेटी है जो डाटा देखती है। एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 गवर्न द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ द जेनेटिक इंजीनियर्ड क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट पे इफेक्ट डालती है इसलिए EPA 1986 के अकॉर्डिंग लागू होती है। विद रेफरेंस टू द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, यह स्टैट्यूटरी बॉडी है मतलब ला के द्वारा बनाई गई है। सेकेंड है द ब्रांचेज ऑफ द फॉरेन बैंक्स फंक्शनिंग इन द इंडिया आर कवर्ड इट्स डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। थर्ड है इट प्रोवाइड्स एन इंश्योरेंस लिमिट ऑफ 10 लाख एट प्रेजेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है थर्ड ओनली। तो इसका सॉल्यूशन ए है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज होली ओन सब्सिडरी ऑफ द आरबीआई। आरबीआई की सब्सिडरी है ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कॉर्पोरेशन हैज़ बीन सेंट टू अंडर द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961। स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि लॉ के द्वारा बनी है फॉर द पर्पज ऑफ द इंश्योरेंस ऑफ द डिपॉजिट्स एंड गारंटिंग ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटी। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अंडर डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम DICGC provides deposit insurance that works as a protection cover for the bank deposits holders. When the bank fails to pay its deposits, banks covered under the scheme are all commercial bank, including the branches of the foreign banks functioning in India, local area banks, regional rural bank. इसके अंडर काउंट होते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी स्कीम के। कोऑपरेटिव बैंक्स ऑल एलिजिबल कोऑपरेटिव बैंक्स आर डिफाइंड अंडर द सेक्शन 2GG ऑफ द DICGC एक्ट आर कवर्ड बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एज पर द करंट DICGC रूल्स एवरी डिपॉजिट्स इन ए बैंक इज इंश्योर्ड 5 लाख फॉर द बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट ऑन द डिपॉजिट्स, मतलब 5 लाख तक लिमिट है इंटरेस्ट तक मिला के। हेल्ड बाय देम इन ए पर्टिकुलर बैंक। द इंश्योरेंस लिमिट प्रोवाइड्स बाय द DICGC वाज increased from the 1 lakh to 5 lakh in the यूनियन बजट 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। With reference to the gene therapy technology, which of the following statements is or are correct? First है cancer related ailments can be treated by inserting tumor suppressor genes into the affected cell। मान लो एलिमेंट्स होता है बीमारी, अगर कैंसर से रिलेटेड बीमारी है तो उसको ट्रीट किया जा सकता है ट्यूमर सप्रेशर, ट्यूमर को दबाने के लिए जीन इनटू द इफेक्टेड सेल्स। सेकंड है इनहेरिटेड डिजीज कैन बी ट्रीटेड बाय रिप्लेसिंग ए डिफेक्टिव जीन। थर्ड है इट हैज़ नो साइड इफेक्ट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट प्रोसेस। फोर्थ है इट कैन बी यूज टू डेवलप वैक्सीन फॉर द वेरियस इन्फेक्शन डिजीज। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। आप अपना आंसर मार्क कीजिए। जीन थेरेपी के बारे में कैंसर रोका जा सकता है या इनहेरिट जो बीमारी है उसको रोका जा सकता है। सेकंड फर्स्ट है ए है फर्स्ट सेकंड फोर्थ करेक्ट है, बी है सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, सी है फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, डी है फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट है। तो इसका सॉल्यूशन ए है। जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी यूजेज सेक्शन ऑफ द DNA, यूजुअली जीन डीऑक्सी एसिड होता है ना DNA, डीऑक्सी एसिड टू ट्रीट डिजीज। DNA stands for deoxyribonucleic acid।
Gene therapy replaces a faulty gene by adding a new gene in an attempt to cure disease or improve your body ability to fight disease. एडिट किया जाता है उसको जीन को. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. जीन थेरेपी होल्ड्स प्रोमिस फॉर ट्रीटिंग ए वाइड रेंज ऑफ डिजीज सच एज कैंसर, जैसे बाई इंजेक्टिंग ट्यूमर सप्रेसर जीन इनटू द इन्फेक्टेड सेल्स, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हेमोफीलिया, एड्स. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. इट कैन आल्सो बी यूज टू ट्रीट इनहेरिटेड डिजीज by replacing a faulty gene. For example, hemophilia, inherited bleeding disorder in which the blood cells do not clot properly, can be treated using gene therapy. Third statement incorrect है. After initially receiving a type of gene therapy, the patient's immune system may face symptoms of reaction like fever, severe chills called rigors, and drop in the blood pressure, nausea, vomiting and headache. तो इसमें क्या होता है, फीवर वगैरह भी आ सकता है अगर जीन थेरेपी होगी तो. फोर्थ स्टेटमेंट करके द एडवांस एंड सक्सेसफुल थेरेपिक एफिशिएंसी ऑफ द जीन थेरेपी विल हेल्प इन डेवलपिंग अ वैक्सीन फ्रॉम द फॉर वेरियस डिजीज. बीमारियों के लिए वैक्सीन भी डेवलप किए जाते हैं जीन थेरेपी के द्वारा. ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. आई विल कम टुमारो विद मोर क्वेश्चंस. प्लीज़ शेयर माय वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट बेनिफिटेड. थैंक्स फॉर वाचिंग. बाय.